लद्दाख में उग्र आंदोलन। दोस्तों, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि लद्दाख में उग्र आंदोलन हुआ। बीजेपी जो दफ्तर है उसको जला दिया गया, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इसमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पूरी की पूरी जो हमारी क्लास है वो आज इसी टॉपिक पर है। इस लद्दाख आंदोलन को कहीं ना कहीं नेपाल में जो क्रांति हुई जेड जैन, जो कि युवाओं के द्वारा हुई, वहां तख्ता पलट हुआ, उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ में कौन है सोनम वांगचुक, इनकी भी चर्चा करेंगे और लद्दाख की क्या मांगे हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। चलिए हम चालू करते हैं अपनी क्लास को। यह मुद्दा चर्चा में क्यों है, लद्दाख और कश्मीर का थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे। 2019 के बाद में क्या बदला, आंदोलन की शुरुआत और नेतृत्व देखेंगे। यह आंदोलन उग्र क्यों हुआ, प्रदर्शनकारियों की मांगे और अनुच्छेद जो 244 है या अनुसूची 6 है उस पर भी चर्चा होगी। जैन जेट की जो भूमिका है उस पर चर्चा होगी। कांग्रेस की भूमिका और राजनीतिक जो आरोप लगे हैं उन पर, केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय प्रभाव। अंत में देखेंगे निष्कर्ष और आगे की राह। यह मुद्दा चर्चा में क्यों है। सितंबर 2025 में लद्दाख के लेह शहर में, अभी 2 दिन पुरानी ही बात है, एक बड़ा जन आंदोलन उभरा जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय को आग लगा दी, सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला हुआ और कई लोग इसमें घायल हुए। यह आंदोलन सिर्फ एक स्थानीय विरोध नहीं था, बल्कि जनजातीय अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पर्यावरण संरक्षण की मांगों का संगठित स्वर था। सोशल मीडिया पर इसे जैन जेट क्रांति कहा गया, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बन गया। ये जैन जेट जो क्रांति है ये कहां पर हुई है, नेपाल में। युवाओं के द्वारा वहां पर जो संसद थी उसको घेर लिया गया था। जो वहां पे पुलिस के जो थाने थे उनमें आग लगा दी गई थी, सामान उनसे बाहर निकाल लिया था, कैदी उसमें भगा दिए गए थे। इस प्रकार की क्रांति नेपाल से, तो उसको जोड़ के इससे देखा जा रहा है। नेपाल में हाल ही में जैन जेट क्रांति देखी गई। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया बैन से नाराज युवाओं ने आंदोलन शुरू किया था। विरोध इतना तेज हुआ कि प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा तक देना पड़ा। अब नेपाल में अंतरिम सरकार बनी है और जल्द ही चुनाव होंगे। यह दिखाता है कि आज की जैन जेड युवा ताकत बदलाव की सबसे बड़ी वजह है। जैन जेड है क्या, दरअसल युवाओं के समूह है जो अब बदलाव चाहते हैं। आगे चलते हैं, लद्दाख और कश्मीर का थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। लद्दाख ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहा है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र बौद्ध बाहुल और जनजातीय पहचान वाला है। 1947 के बाद से लद्दाख को सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में सामरिक महत्व मिला, लेकिन राजनीतिक रूप से यहां पर हमेशा उपेक्षित ही रहा या इसकी उपेक्षा ही की गई। यहाँ की जनसंख्या कम है, लेकिन पर्यावरणीय और सांस्कृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। यही कारण है कि लद्दाख की जनता अपनी विशिष्ट पहचान को लेकर सजग रहती है या रही है। लद्दाख में मुख्यतः चांगपा जनजाति पशुपालन करती है। वे पश्मीना ऊन वाली बकरियां, याक, भेड़ और घोड़े पालते हैं। इसके अलावा बकरवाल और डोकपा भी भेड़ बकरी चराते हैं। सबसे प्रसिद्ध है चांगपा, जिनसे दुनिया की कीमती पश्मीना ऊन मिलता है। ये बात मैं यहाँ पर क्यों लेकर आ रहा हूं, कहीं ना कहीं इन्हीं के हित वहां पर जुड़े हैं। और ये जो क्रांति हो रही है, या एक तरीके से उन्होंने ये जो आंदोलन किया है, आंदोलन कहना ज्यादा उचित होगा, तो यही वो लोग हैं। कारण क्या है कि ये चाहते हैं कि इनको वहां पर अपने खुद के अधिकार मिल जाए। इनके पास में बहुत सारी जमीनें हैं। अब ये जो जमीनें हैं उन पर इनके जो मवेशी हैं, इनके जो पालतू जानवर हैं, वो चारा चरते हैं। क्योंकि सरकार की दृष्टि यहाँ पर है, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा का जो प्लांट है वो लगवाना है उनको, या बहुत सारे ऐसे काम है जो करवाना है। तो उनके दिमाग में ये है कहीं ना कहीं कि यदि ये सब चीजें लग गई तो हमारे जो जानवर है वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ पर अपना जो पशुचारण करते हैं वो कहाँ पर करेंगे, उनको चारा कहाँ से मिल पाएगा। ये तो एक कारण है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको जोड़ दिया था। बाकी और भी बहुत सारे कारण हैं, चलिए आगे देखते हैं। धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। 2019 के बाद में क्या बदला। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। एक बना जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। लद्दाख को विधानसभा नहीं दी गई, जिससे वहां की जनता को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित होना पड़ा। नौकरियों, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार की सीधी निगरानी ने लोगों में असंतोष को जन्म दिया। यही असंतोष धीरे धीरे आंदोलन में बदल गया। लद्दाख, यहाँ ज्यादातर बौद्ध, लामा परंपरा और कुछ मुस्लिम सिया रहते हैं। यहाँ पे आप जो मैप देख रहे हैं, जो लद्दाख वाला एरिया है, इसके बीच में जहां पर ये जो लाइन खींची हुई है, यहाँ पर सिया मुसलमान हैं और पूरे के पूरे लद्दाख में देखा जाए तो बौद्ध धर्म को जो मानते हैं वो ज्यादा है। ठीक है, ये जो येलो वाला आप देख रहे हैं, येलो में सुन्नी मुसलमान है। ठीक, अब देखिए यहां ज्यादातर बौद्ध, लामा परंपरा और कुछ मुस्लिम सिया रहते हैं। 2019 के बाद में लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यहां कोई मुख्यमंत्री नहीं है। लद्दाख में सिर्फ एक लोकसभा सीट है। कश्मीर घाटी
यहाँ आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम है और उनमें ज्यादातर सुन्नी है। कश्मीर अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। यहां भी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। अब यहां पर शासन किसका है? उपराज्यपाल के हाथ में। जम्मू कश्मीर में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं। लद्दाख में यदि हम देखें तो बौद्ध प्लस शिया मुस्लिम प्लस 1 सीट, कोई सीएम नहीं। कश्मीर में ज्यादातर सुन्नी मुसलमान, 5 सीटें, कोई सीएम नहीं। अब आपको यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो समझ में आ रही होगी। उनको मुख्यतः प्रतिनिधित्व चाहिए। आइए आगे चलते हैं। आंदोलन की शुरुआत और नेतृत्व। इस आंदोलन की शुरुआत प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने की, जिन्होंने भूख हड़ताल के माध्यम से 6 शेड्यूल यानी कि जो 6वीं अनुसूची है की मांग को उठाया। उनके साथ में लेह एपेक्स बॉडी एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए जैसे संगठनों ने मिलकर आंदोलन को दिशा दी है। क्या है वहां पर संगठन है। 15 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया और हिंसा की ओर बढ़ गया। सोनम वांगचुक को जानते हैं, ये कौन है? आप देख रहे हैं आमिर खान की फोटो लगी हुई है। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी में जो किरदार आमिर खान ने निभाया है वो दरअसल इन्हीं से प्रेरित है। ठीक है, तो अब आप इनको देख के जान रहे होंगे कि ये कितने पॉपुलर व्यक्ति हैं, और अपने क्षेत्र में तो व्यक्ति और भी ज्यादा पॉपुलर रहता है। देखिए, जन्म और जगह देखते हैं तो 1966 में लद्दाख के ये मूल निवासी हैं। शिक्षा और कैरियर में इंजीनियरिंग और पर्यावरणविद, इनोवेटिव स्कूल और शिक्षा सुधार के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख काम है SECMOL स्कूल की उन्होंने स्थापना की थी, लद्दाख के बच्चों के लिए व्यवहारिक शिक्षा देना। ICE स्तूपा प्रोजेक्ट, पानी की कमी वाले इलाकों में कृत्रिम बर्फ के स्तूप बनाना। पुरस्कार देखा जाए तो कई अंतरराष्ट्रीय नवाचार और पर्यावरण पुरस्कार इनको मिले हैं। 3 इडियट से कनेक्शन इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। फिल्म में बीरू सहस्त्रबुद्धे जो वायरस की प्रेरणा और रेंचो के आइडिया में सोनम वांगचुक जैसे इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सोच दिखाई देती है, इन्हीं से ली गई है। सीधे तौर पर फिल्म में सोनम वांगचुक नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा और इनोवेशन की जो सोच है 3 इडियट के लर्निंग बाय डूइंग थीम से मेल खाती है, इन्हीं से प्रेरित है। ठीक है, चलिए यह आंदोलन उग्र क्यों हुआ अब इसको समझते हैं। हमने देखा कि जो सोनम वांगचुक हैं वो कितने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, खासतौर पर लद्दाख में तो हैं ही। शुरुआत में तो शांतिपूर्ण रहा है आंदोलन, तब उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से बल प्रयोग का सामना करना पड़ा। युवाओं में आक्रोश था कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय पर हमला इसी नाराजगी का परिणाम था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और भावनात्मक अपीलों ने भी भीड़ को भड़काने में भूमिका निभाई। यह स्पष्ट था कि संवाद की कमी ने आंदोलन को हिंसा की ओर धकेल दिया। आगे चलते हैं। प्रदर्शनकारियों की मांगें और अनुच्छेद 244। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि लद्दाख को संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यह अनुच्छेद जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता देता है, जिससे वे अपने संसाधनों और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा वे पूर्ण राज्य का दर्जा, अलग लोकसभा सीट, नौकरियों में आरक्षण और भूमि अधिकार की मांग कर रहे थे। इन मांगों को लेकर लद्दाख की जनता एकजुट दिखी। अनुच्छेद 244 6वीं अनुसूची ये है कि इसमें कुछ जो है राज्य आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। इनमें जो वहां की जनजातियां हैं उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं अपने क्षेत्र को लेकर। एक तरीके से जो पंचायत टाइप की होती है वही है, इनका दोहन वे ही करेंगे, उन्हीं से संबंधित उसमें निर्णय लेंगे। तो इस तरीके के अधिकार वो भी चाह रहे हैं, और यदि वो भी 6वीं अनुसूची में आ जाते हैं तो उनको भी ये अधिकार मिल जाएंगे। क्योंकि ये अधिकार दे पाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यदि उन्होंने मांग की तो भारत में तो यहाँ पर आप जब सामने देख रहे हैं तो सभी जगह जनजातियां हैं, भी अपनी अपनी अधिकार मांग करने लगेंगे। इसलिए अधिकार देने से पहले काफी बार सोचा जाएगा। हालांकि वो फिर एक अलग मैटर है, फिर संसद में जाएगा, विधेयक पेश होगा, वो एक अलग है, लेकिन इनकी इस तरीके से मांग है। अनुच्छेद 244 में क्या है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और अन्य क्षेत्रीय जनजातीय क्षेत्र पहले मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में नहीं थे। इसमें स्वायत्त क्षेत्र परिषद बनाने का अधिकार है। इन राज्यों क्षेत्रों में स्वायत्त शासन यानी खुद का विशेष कानून और केंद्र का मार्गदर्शन, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। आप लोगों को ये तो बात समझ में आई कि अनुच्छेद 244 और 6वीं अनुसूची क्या है और इसके तहत कौन कौन से राज्य हैं, और वो भी चाह रहे हैं कि हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाए। ठीक है, जब आ जाएगा तो अधिकार मिल जाएंगे, अपने जो संसाधन है उनका वो बेहतर उपयोग कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। JNZ की भूमिका और सोशल मीडिया प्रभाव। JNZ की भूमिका और सोशल मीडिया प्रभाव। इस आंदोलन को JNZ क्रांति कहा गया क्योंकि युवा वर्ग ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। सोनम वांगचुक ने इसे अरब स्प्रिंग से तुलना करते हुए कहा कि यह डिजिटल युग की क्रांति है। युवाओं ने वीडियो, ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से आंदोलन को गति दी। हालांकि सरकार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने युवाओं को भड़काया, लेकिन आंदोलनकारियों ने इसे जन भावनाओं की अभिव्यक्ति बताया है। कांग्रेस की भूमिका और राजनीतिक आरोप। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता स्टेजिंग
तेसे पांग ने हिंसा को बढ़ावा दिया और सोनम वांगचुक को राजनीतिक मोहरा बनाया। राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल होती हैं जिसमें यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक हो गया। कांग्रेस ने इन पर जो ये आरोप है इनको खारिज करते हुए कहा कि जनता की मांग है, ना किसी पार्टी की साजिश। इस आरोप प्रत्यारोप ने आंदोलन को और भी ज्यादा जटिल बना दिया। हालांकि वहां पर अगर कांग्रेस देखें तो उसकी ज्यादा भूमिका हमें देखने को नहीं मिलती है। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय प्रभाव। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय प्रभाव। केंद्र सरकार ने आंदोलन को गंभीरता से लिया और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन संवाद की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इस आंदोलन ने अन्य जनजातीय क्षेत्रों को भी प्रेरित किया। जहां छठवीं अनुसूची या सिक्स्थ शेड्यूल की मांगें उठने लगी हैं, स्पष्ट हो गया है कि लद्दाख का मुद्दा सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय अधिकारों की बहस को जन्म दे चुका है। निष्कर्ष और आगे की राह क्या है देखते हैं। लद्दाख आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि जनजातीय पहचान, पर्यावरण संरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व आज के भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हिंसा समाधान नहीं है, लेकिन संवाद और संवैधानिक उपायों से रास्ता निकाला जा सकता है। जैन जेट की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना आवश्यक है ताकि वे लोकतंत्र को मजबूत करें। केंद्र सरकार को स्पष्ट नीति बनाकर लद्दाख की मांगों पर विचार करना चाहिए, तभी स्थायी समाधान संभव है। आइए आज के एमसीक्यूज को देखते हैं। लद्दाख आंदोलन 2025 की शुरुआत किसने की थी? राहुल गांधी, सोनम वांगचुक, स्टेजिंग, तेसेपांग या अमित शाह? तो किसने की है? सोनम वांगचुक ने। संविधान का सिक्स्थ शेड्यूल या छठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपातकालीन शक्तियां, वित्त आयोग, जनजातीय स्वायत्तता, राष्ट्रपति चुनाव। तो जनजातीय स्वायत्तता अक्सर ये पूछा जाता है। एमपीपीएससी का तो ये 244 और छठवीं अनुसूची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 15 अगस्त 1947, 5 अगस्त 2019, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 2020? ये क्वेश्चन आपके लिए है। फिर है आंदोलन को जैन जेट क्रांति क्यों कहा गया? युवाओं ने सोशल मीडिया से आंदोलन को गति दी। यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन था, इसमें केवल 2000 के बाद जन्मे लोग थे। सरकार ने इसे युवाओं की साजिश बताया। आज की जो हमारी ये क्लास है दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था वो आपको समझ में आया होगा। जो महत्वपूर्ण इसमें मुद्दे थे, जो महत्वपूर्ण इसमें मांगे थी, जैन जेट क्या है और सोनम वांगचुक क्या है, कौन है, इन सब के बारे में हमने अच्छी जो है वो नॉलेज ले ली है, जानकारी ले ली है। इसी के साथ में हम अपनी क्लास को यहाँ पर अब समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली तारीख में, अगली किसी करंट अफेयर के संग में, अगली किसी खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।